गुड मॉर्निंग क्लास 8 एसएसटी चैप्टर सेकंड ट्रेड टू टेरिटरी। इसके एमसीक्यूज, फिलअप, ट्रू फॉल्स और मैचिंग जो है हमने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट में दे दिया था और ये बहुत इजी है, आप कर भी लोगे। ये चैप्टर बहुत डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो लगता नहीं है कहीं से भी कि आपको डिफिकल्टी होगी। आज हम पेज नंबर 20 और 21 के ऊपर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसको हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ मर्चेंटिलिज्म। तो व्हाट इज मर्चेंटिलिज्म? तो मर्चेंट का मतलब ही बिजनेस से रिलेटेड है। इसका अगर आंसर देखें हम, तो इसका आंसर हमको मिलेगा पेज नंबर 12 के ऊपर। ये रहा, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड, द ट्रेडिंग कंपनी मेड प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, इसका मर्चेंटिलिज्म। कहने का ये मतलब है कि वहाँ की जो क्वीन थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दे दिया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में परमिटेड है, इसके अलावा दूसरी कंपनी इंग्लैंड की उनको अलाउ नहीं किया। तो ये आपका डायरेक्ट आप सीधा 3 लाइनों का आंसर है। इसके बाद सेकंड है, मेंशन एनी 3 गुड्स इन विच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड। एवरीबॉडी नोज इट वुड बी सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस। स्पाइसेस में बहुत सारे नाम हैं, एक मैं जनरल देता हूँ। अब इसके अलावा भी है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये घर घर में एक फैमिली जो बहुत सारी चीज़ें अच्छे जो चादर बनाते थे उस वक्त सिल्क की, वो बहुत फेमस हुआ करती थी तब, तो यू कैन इंक्लूड दैट आल्सो। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द क्लैश बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बिल्कुल मीर कासिम कौन थे? तो सिराजुद्दौला को बैक स्टेप करके, धोखा देके जो है, जिसकी वजह से वो प्लासी की बैटल जो है वो सिराजुद्दौला हार गए थे। इसकी वजह से मीर जाफर, और ये हिस्ट्री में फेमस है एज ए ट्रेटर, और इनको रिप्लेस किया, लेकिन बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे एज ए नवाब बनाने। इनको मीर जाफर के बदले इनको नवाब बनाने का प्रॉमिस किया था। जब इनको नवाब बनाया था, बदले में बहुत सारा जो है रेवेन्यू डिमांड किया था, और जब ये इन्होंने एजिटेट किया तो इनको हटा के मीर कासिम को रिप्लेस किया, और मीर कासिम जो है वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब बोला था कि पर मंथ हमको 5 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, क्योंकि वॉर का एक्सपेंडिचर और रख रखाव के लिए सोल्जर्स के। मीर कासिम की पहले ही ट्रेजरी खाली थी, तो अल्टीमेटली दैट वार अकर एट बक्सर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इनका क्लैश, डिस्कस द क्लैश, ये तो क्लैश है क्योंकि मीर कासिम कुडंट मैनेज टू डिमांड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रेवेन्यू एंड विच फर्दर कॉज्ड क्लैश विच रिजल्ट वार ऑफ बक्सर। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद में डिस्कस द अंडरलाइंग फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ वेल्सली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो वेल्सली जो थे गवर्नर जनरल, उनकी पॉलिसी क्या थी एक्सपेंशन के लिए? भाई आप बुक में देखेंगे तो डायरेक्ट आपको पता पड़ जाएगा। अब आप यहाँ पर डिस्कस करें तो इनकी जो पॉलिसी थी वो सिंपल थी। इन्होंने क्या है, बहुत अपना ब्रेन यूज किया। उन्होंने बोला कि कोई भी रूलर है, कोई भी स्टेट है इंडिया के अंदर, वो अपनी आर्मी नहीं रख सकती।
वो उनको प्रोटेक्शन देंगे इंग्लिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, और उनके रखरखाव खर्चे के लिए उनको रेवेन्यू देना पड़ेगा। और ये आपका पेज नंबर 14 के अंदर लास्ट पैरा है, सब्सिडरी अलायंस के नाम से, कि सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली। अकॉर्डिंग टू अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। द कंपनी आर्मी was to protect the Indian state, but the ruler had to pay for the subsidiary forces. ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में फिफ्थ और लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, हु परमिटेड वेरियस यूरोपियन ट्रेडिंग स्टेशंस इन हिज टेरिटरी। अब किसने स्टेशन किया? तो जब स्टार्ट में जब आया था तब वेस्ट बंगाल के अंदर ईस्ट और वेस्ट दोनों साथ में थे, तो बंगाल के अंदर दे हैव अलाउड, और उन्होंने ब्राइब दिया। उसके बाद में उन्होंने 3 गांव से की जमींदारी ले ली थी, वहाँ के लोकल मुगल जो थे, जो अथॉरिटीज़ थी। और अगर यहाँ बात करें कि पूरे एरिया में, तो हम लेंगे औरंगजेब का नाम, क्योंकि औरंगजेब के कहने पर ही औरंगजेब ने फरमान दिया था, और औरंगजेब के फरमान के बाद ही वो ट्रेडिंग उन्होंने करी थी। तो यहाँ पे जो वर्ड है यूरोपियन ट्रेडिंग स्टेशन, तो हम यहाँ पे औरंगजेब को लेते हैं। औरंगजेब वाज द मेजर रीजन, क्योंकि उन्होंने फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने हर जगह ट्रेडिंग फ्री में करने लगे थे। और उनको लेके आस पास के जो दूसरे स्टेट्स थे, उनको औरंगजेब के नाम से फोर्स किया था फ्री ट्रेडिंग के लिए, और वहाँ पे उस ट्रेडिंग के लिए उनको स्टेशन भी बनाने पड़े। तो मोर एप्रोप्रिएट बंगाल से ज़्यादा आंसर जो है इसका, वो हमको जो है औरंगजेब का लग रहा है, तो आप औरंगजेब का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस मीन द स्टेटेड एनेक्स्ड अंडर दिस पॉलिसी। तो कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस क्या है भैया? हिंदी में दत्तक पुत्र भी बोलते हैं, अगर हिंदी पढ़ते हैं जो। तो ये आपका पेज नंबर 16 के अंदर लास्ट टॉपिक है, पूरा इसके ऊपर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस वाज स्टेटेड, विच स्टेटेड कर दीजिए, दैट डिपेंडेंट स्टेट वुड पास टू द कंपनी इफ द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर। इट रिफ्यूज टू accept the age-old Hindu or Muslim tradition denied the adopted son the right to inherit the throne। उसके बाद में अगली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, द सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर एंड उदयपुर वर एनेक्स्ड। तो ये तो स्टेट्स थे जिनको अपने में शामिल कर लिया था, क्योंकि इनकी नेचुरल हायर नहीं थे, नेचुरल बेटे नहीं थे। और दत्तक पुत्र मतलब ये कि अडॉप्ट करके जो सन लेते थे, और वो उनको अपना थ्रोन, अपना राजभार देते थे, एज ए राजकुमार उनको ट्रीट किया जाता, और बाद में वो राजा बनते थे, किंग बनते थे। उसकी थ्योरी को जो पहले ये ओल्ड ट्रेडिशन चला आ रहा था बहुत हिंदू राजाओं राजघराने में और मुगलों के अंदर, उसको ओवररूल कर दिया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस यही है। और आपको लिखना कहाँ से वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको समझा भी दिया। इसके बाद है, व्हाई वाज सिराजुद्दौला डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी।
अच्छा, इससे पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द विक्ट्री दैट मेड क्लाइव द वर्चुअल मास्टर ऑफ बंगाल। तो ये बैटल ऑफ प्लासी, तो ये बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना आपको कि कैसे पहले सिराजुद्दौला जो है वो उन्होंने उनको रेजिस्ट किया कि भाई हम जो है आपको यहाँ पे बंगाल के अंदर जो आप जो फ्री ट्रेडिंग का जो आप देख रहे हैं वो आप अब नहीं कर सकते। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, उससे पहले उनके फोर फादर्स थे, उनके पिताजी और उनके फिर दादाजी ने भी रेजिस्ट किया था। और सिराजुद्दौला ने तो बहुत, सिराजुद्दौला को पहले से ही वो दे आर प्लानिंग टू रिमूव सिराजुद्दौला विथ थ्रू what word I should say, साजिश, इंग्लिश का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके थ्रू जो है वो हटाना चाह रहे थे somehow, but they, जब इस चीज़ के बारे में सिराजुद्दौला को पता पड़ा तो सिराजुद्दौला got very angry and he was quite capable to say protect himself and to protect his territory। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा जो है अपने 30,000 आर्म फोर्स के साथ में अटैक कर दिया। तो ये यहाँ पे पूरा मेंशन है आपको बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो मीर जाफर वाला जो अपन डिस्कस किया था, मीर जाफर जो थे वो उसके जो है वो सेनापति थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके बैक स्टेप किया सिराजुद्दौला को और वो सरेंडर हो गए बिना लड़े। और बाद में जो है अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि अगर ऐसा करेंगे तो हम आपको जो है बंगाल का जो है नवाब बना देंगे। उन्होंने बंगाल को नवाब बना दिया, लेकिन ही वॉज नॉट मोर देन पपेट, वो पपेट ही थे। और बदले में उनसे इतने रेवेन्यू की डिमांड करी गई और जिसको मीर जाफर के लिए 5 लाख पर मंथ फ्रॉम मीर जो है वो, और लाइकवाइज जो था मीर कासिम से यही था। तो ये जो था वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो खैर ये जो बैटल था प्लासी का, ये बैटल बड़ा था। और अगर ये प्लासी के बैटल से भी इंपॉर्टेंट बैटल था वो था बक्सर का। देखिए दो बैटल, अब तो प्लासी के बैटल में क्या हुआ था कि नवाब जो बने थे वो बने थे सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर, और मीर जाफर ने जब हटा के बाद में बनाया उनको मीर कासिम को। और इसके बाद में जब वो भी एजिटेट करने लगे, उन्होंने भी आखिर फर्दर, पहले तो उन्होंने जो रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे वो देखा तो उनकी ट्रेजरी पूरी खाली थी। और ट्रेजरी खाली थी तो कहाँ से वो जो इंग्लिश जो कंपनी थी उनको इतना सारा जो पर मंथ रेवेन्यू दें। तो उन्होंने क्या किया कि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हैवी टैक्सेस लगाए, लोकल्स को बहुत ज़्यादा ब्रूटली परेशान किया। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, जब वो मैनेज नहीं कर पाया तो उन्होंने जो है फर्दर जो है ये कॉन्सेप्ट क्लैश हुआ और ये क्लैश जो है फर्दर लीड टू बैटल ऑफ बक्सर। और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जब कासिम जो है उनको मारे गए, हटाए गए, तो इसके बाद में जो अंग्रेज जो थे उन्होंने अपना दीवान वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। और दीवान अपॉइंट कर दिया मतलब पूरा एक्सेस उनको मिल गया। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बाद में जब दीवानी उन्होंने अपना दीवान अपॉइंट कर दिया, एक तरीके से उनका ही राज अंग्रेजों का हो गया। अब वो जैसा चाहे वैसा उन्होंने किया। मतलब पहले तो फिर उन्होंने 5 लाख पर मंथ या इस तरह का अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा था। अब तो वो बढ़ दिया है जो लैंड
से लेके रिसोर्सेस से लेके सारा यूटिलाइज अंग्रेजों ने किया, या जो बोले कि कंपनी ने किया। सो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर का जो है वो मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप चाहे तो आप यहाँ पे आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर इन 1765 द मुगल्स एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी, द मुगल एम्परर अपॉइंटेड the company as Diwan of the province of Bengal. This gave the company and full access to vast resources of revenue in the Bengal. Earlier they had to buy everything by paying in gold. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. Now the huge source of revenue at their command, they could फाइनेंस देयर बिजनेस एंड आर्मी। तो समझ में आया ना, ये सारा आप पूरा लास्ट पैरा है पेज सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो लास्ट पैरा है इसका, इस टॉपिक का, पेज नंबर 13 पे ये इसका आंसर होगा। मैंने आपको सारा बैटल ऑफ प्लासी एक्सप्लेन कर दिया, बक्सर भी एक्सप्लेन किया है। उस बुक के अंदर बैटल ऑफ बक्सर मेंशन नहीं है। इसके बाद में है वाई वाज सिराजुद्दौला डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे, और इसके बारे में आप बैटल ऑफ प्लासी पेज नंबर 13 में बैटल ऑफ प्लासी टॉपिक का सेकंड ये, उसके अंदर से आप बिल्कुल पूरा पढ़ के आप जो है यहाँ से आप इजीली लिख दोगे। और इसका मेन रीजन है वो लास्ट पैरे के अंदर आपके मेंशन है। तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको पता है, आपको पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद है फोर्थ है can you find some positive in the way of British rules handled administration। अब ये क्वेश्चन है, हाँ बोल सकते हैं कि उन्होंने 100 रुपए यहाँ से ले गए और 10 रुपए का डेवलपमेंट जरूर किया था, जो बाद में बहुत वर्दी रहा था। अब एक्चुअल में क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको सिर्फ ये पता है वन वे, हमको ये नहीं पता है कि अगर केवल राजाओं का ही राज रहता और उसके बाद में जैसे जैसे मॉडर्नाइज होता तो उस टाइम में किस तरह की स्थिति होती, राइट। सो हम एक इस स्टेट को चल के चलते तो इसका आंसर होगा कि बिल्कुल यस देयर आर सम positives in the British rulers handles administration। तो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो क्या आएगा, सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपको लिखना है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है फर्स्ट गवर्नर, उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे और चारों जो थे उनको चारों जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो जो उनके अंडर स्टेट थी उसको प्रोविंस में डिवाइड करके ब्रिटिश टेरिटरी इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, नॉट प्रोविंस, प्रेसिडेंसीज। और ईच प्रेसिडेंसीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नर। तो गवर्नर जनरल एक थे, उनके अंडर में गवर्नर जनरल उन्होंने अपॉइंट किया। तो इन सब के हेड जो थे वो गवर्नर जनरल थे। रिफॉर्म्स जुडिशरी के अंदर भी रिफॉर्म्स किए गए। अब इंडियन रूलर्स जो थे उनके साथ भी ये था कि वो
उनके जो लॉज थे वो पंडित और जो मौलवीज पे बेस्ड थे सारे के सारे। जुडिशरी लॉ भी कह लीजिए या क्रिमिनल जो था वो उसके लॉज भी थे। अब इसको जो है उन्होंने सिविल और जो क्रिमिनल था उसको जो है नए लॉ से रिप्लेस किया। इसके बाद में ये तो जुडिशरी के अंदर भी फर्दर उन्होंने ये बताया है, देखिए मेंशन कर रखा है इसके अंदर कि इस सिस्टम को उन्होंने दो फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोड और दीवानी सिविल कोड। अब जो सिविल जो था वो मैंने जब आपसे डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि एक तो क्रिमिनल था, तो क्रिमिनल तो वहाँ के लोकल जो थे उसको अंडर द सिस्टम काजी और मुफ्ती टुक आफ्टर क्रिमिनल के जो वहाँ पे काजी और था उनको दिया, और जो कलेक्टर था अपॉइंटेड थे जो जनरली इंग्लिश हुआ करता था, इंग्लिशमैन हुआ करते थे, वो दीवानी केस जो है हैंडल करते थे। उसके बाद सिविल सर्विसेज का इसी पेज में आगे है सिविल सर्विसेज जो अभी जो डीएम वाला कॉन्सेप्ट है वो सिविल सर्विसेज स्टार्ट करी उन्होंने। इसके बाद में इसकी ट्रेनिंग होती थी यंग सिविल सर्वेंट्स की, कोलकाता में स्टार्ट होती है 1801, तो मतलब बहुत पहले से ही हो गया था 1801 से, ताकि उस एरिया का हर चीज वो देख सके। और ये सिविल सर्विसेज के थ्रू तो डीएम या अलग दूसरे जो हायर अथॉरिटीज जो है प्रोड्यूस किए गए थे। इसके बाद में लास्ट है कंपनी आर्मी। तो कंपनी आर्मी में भी आप बताइएगा कि नए जो है फायर आर्म से लेके और जो है यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन डेवलप की थी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो है डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ करता था जाति पाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, वो भी आर्मी में ख़त्म किया था, उनका बड़ा रोल था। अब ये इंग्लिश का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आर्मी पे पड़ा, क्योंकि उस टाइम में इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी लड़ा था जो इंडियंस ने, और सेकंड वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से आज के टाइम में इंडियन सोल्जर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है स्किल्ड है, क्योंकि वो उनके पास में इतना पुराना एक्सपीरियंस है। 1947 में इंडिया को मिली फ्रीडम, उसके बाद में जो है बहुत सारी कंट्रियां, जैसे कंट्रीज लाइक चाइना, तो चाइना जो है उसकी जो आर्मी है, हालांकि चाइना डेवलप्ड कंट्री में आता है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि चाइना ने बहुत सारे वेपन्स जो है वो बहुत पहले डेवलप कर लिए, लेकिन आर्मी की जब बात आती है तो इंडियन आर्मी चाइना के हर फील्ड में जो है वो आगे है। तो ये इसी की वजह से है, इनके रिफॉर्म्स की वजह से उसका काफ़ी योगदान है। पूरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। एंड आफ्टरवर्ड तो इंडियंस ने जब किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऑल इनहेरिटेड है कि भाई इंडियंस जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है करेजियस होते हैं। तो ये सारा आपको थोड़ा सा करके मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, आपको लिखना है। इसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके ऑलरेडी जो है आंसर आपको दे रखे हैं, और वो एमसीक्यू जब आप कर लोगे, और जो क्वेश्चन है वो हु अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इनटू इंडिया से लेके और सारे नवाब, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आप एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी, तो सब्सिडियरी हमने कर लिया है। इसके बाद में इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट व्हाट वे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे डिस्कस किया। डिस्क्राइब द चेंजेस अकर्ड इन कंपोजिशन, ये आर्मी वाला भी अब इसके अंदर आ जाएगा आपको। तो सारा का सारा क्वेश्चन एक तरीके से कवर कर लिए हैं आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में। अब सिंस ये डबल बार रिफ्रेश हो गया है, तो आप इसको अपनी कॉपी में प्रॉपरली मार्क करके इसको करेंगे। थैंक यू।